नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद जीडी पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9th के जो वार्षिक का साइंस का पेपर होने वाला है कल, उसकी बात करेंगे। तो ये हमारे वार्षिक का 2026 का एक लीक पेपर है। एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ में बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मल्टीपल चॉइस है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? जो गैस होती है अगर वो द्रव में बदल जाती है तो क्या कहलाता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसके ऑप्शन दे रखे: गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन, जमना। तो यहाँ पर गैसीकरण का मतलब तो द्रव से गैस होता है, ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस से सीधे जो आपकी गैस बन जाए, संघनन जो है यहाँ पे हो जाएगा गैस का द्रव में बदलना, कंडेंसेशन हो जाएगा इसका आंसर। फिर है आपके सेकंड, शाई के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली विधि का नाम क्या है? अब देखिए बच्चों, वैसे तो ये आपके कोर्स से हटा दिया जा चुका है, ये टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है, ये हटा दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो आपके कटवा दिए जाएंगे, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि शाई के घटकों को अलग करने के लिए आपके वर्ण लेखकी या क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैल्शियम जो एटम है, कैल्शियम एटम का परमाणु क्रमांक क्या होता है वो आपको बताना है। 21 होता है, 18 होता है, 20 होता है, 19 होता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम? तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका 20 होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अब आपको पता होना चाहिए कि जो Cl होता है वो 17वें नंबर पे आता है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन आयन। तो यहाँ पे आपके वैसे तो ये 17 नंबर पे आता है, बट ये इसका आंसर नहीं है। आपको ये बताना है कि Cl-, पहले तो आप ये जान लो कि ये Cl है ना कि Cl-। Cl 17 नंबर पे आता है, Cl- जो होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आ चुका है। तो यहाँ पर ये आपको पूछ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब देखो, एक 17 है, एक और आने के बाद तो इसमें जो है क्या हो जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 18 भी इसका आंसर नहीं है। अब आपको ये बताना है कि वैलेंस सेल के अंदर कितने हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने के लिए आपको इनको भरना पड़ेगा। तो फर्स्ट में कितने आते हैं, 2 आते हैं, और सेकंड में कितने आएंगे, 8। लेकिन जब 18 हो चुके हैं तो थर्ड के अंदर जो बचेंगे वो 18 बचेंगे, इसलिए इसका आंसर 18 होगा। और इस तरह का क्वेश्चन घुमाते हुए आपके जरूर आएगा, या फिर यही क्वेश्चन आपके आ जाएगा। निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ सेल? तो टिश्यू इसका आंसर हो जाएगा। फिर पर्णहरित का कार्य क्या होता है? ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन है। द मेजर फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आपको बताना है। श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, तो आपको प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है। चलिए, एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो इसे आप क्या कहेंगे? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होता है, वेग नहीं होता, त्वरण नहीं होता है। यहाँ पर ये जो है आपकी चाल होगी, अगर दिशा दे तब ये वेग जो है आपका हो जाएगा। फिर गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? किस पर आधारित होता है ये आपको बताना है। जड़त्व पर आधारित होता है, द्रव्यमान पर, भार पर, या त्वरण पर। अब देखो, आपको यहाँ पर अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो द्रव्यमान पर या भार पर आप जो है इसको करोगे। बाकी इसका आंसर जो है, अगर आप जड़त्व लिखे आ जाते हो तो द्रव्यमान और भार दोनों भी इसमें आ जाते हैं। तो इनर्शिया इसका जो है एक ज़्यादा बेटर आंसर होगा, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लोगे अगर आप नए हैं तो, वैसे आपने कर रखा होगा। तो देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का आपको मात्रक बताना है। तो त्वरण के मात्रक में जो है आपके सेकंड स्क्वायर आता है, और एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? तो आपके बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ध्वनि का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड? तो साउंड जो है किस में मापा जाता है? आपके डेसिबल में मापा जाता है। वैसे कई बच्चे जो है हर्ट्ज करेंगे, तो हर्ट्ज में साउंड नहीं मापा जाता है, बल्कि ध्वनि या साउंड नहीं मापा जाता, बल्कि आपके जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, उसको मापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो है खालिस्तान जो आपके ब्लैंक्स है वो आ चुके हैं। संवेग का आपको मात्रक बताना है। तो संवेग जो है P = क्या होता है आपका?
फिजिकल टू mv होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले से समझा रहा हूँ। तो m जो होता है वो मास के लिए आता है, तो यह हो जाएगा आपका kg, और v आपका जो वेलोसिटी या वेग होता है तो आपका होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रक वो है kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका मात्रक आपका हो जाएगा। खाली स्थान में आपको भर देना है। बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बोतल, ठीक है। तो बोतल जो है आपकी, उसके ऊपर जो वाटर अपर जो आपका फोर्स लगाता है, अपसाइड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है या ऊपर की तरफ जो बल लगाता है उसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर वेग की इकाई लिखनी है, अभी मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकेंड होती है इसकी। इसके बाद इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में क्यों फैल जाती है, उसका कारण बताना है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस अ रूम ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? आपके जो है एनर्जी की वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, ठीक है। पीतल जो है आपका किन दो मटेरियल का बना होता है, ये आपको यहाँ पर भरना है। ब्रास एलॉय मेड बाय, तो ये इसमें से जो है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका जो है कॉपर होगा, ठीक है, Cu होगा, और दूसरा आपको जो है कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जल के अणुओं के लिए परमाणु की संख्या का अनुपात H/O कितना होता है? तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे परमाणु की संख्या पूछ रहा है। तो देखो फॉर्मूला अगर हम जो है पानी का फॉर्मूला देखें तो H2 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपके? 2। तो हाइड्रोजन का मान कितना हो जाएगा? 2, और आपके जो ऑक्सीजन है उसका मान हो जाएगा आपका कितना? 1। ऑक्सीजन 1 होती है, तो 2:1 आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। फिर है C612 और C614, ये कार्बन की क्या है? ये समस्थानिक है या समभारिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको ये समझना बता देता हूँ किस तरह से समझते हैं इसको। तो देखो नीचे यहाँ पर जो लिखा होता है ये आपका क्या होता है? आपका परमाणु क्रमांक होता है, और यहाँ पर जो लिखते हैं वो भार होता है। तो देखो यहाँ पर जो हम दोनों में जो परमाणु क्रमांक देख रहे हैं, ये क्रमांक जो है आपका सेम है, और आपका जो परमाणु भार है वो अलग अलग है, ठीक है। तो भार अलग अलग है, परमाणु क्रमांक समान है, तो क्या हो जाएगा? एक तो होता है आपका समभारिक, तो भार तो समान है ही नहीं। एक होता है आपका जो दूसरा वाला है, वो आपका आंसर है, हो जाएगा यहाँ पर समस्थानिक है, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर समस्थानिक या फिर परमाणु के बारे में मैंने जो है इसी चैनल पे एक वीडियो डाला है, आपको जो है इसके एंडिंग में जो है वो वीडियो स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो आप उसको जरूर देख ले। उसमें मैंने जो है आपके जो एटम है उसको एनिमेशन स्टाइल में समझा है, परमाणु को मैंने एनिमेशन स्टाइल में समझा है, उसको जो है बहुत अच्छी तरह से आप देखकर समझ सकते हैं। और वैसे भी अब आपकी जब 10th क्लास चालू होगी तो उसमें सबसे पहले आपको परमाणु की स्ट्रक्चर ही समझने को मिलेगी। और अगला जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें हम जो है संयोजकता, जिसकी कई बच्चे जो है डिमांड करते हैं, संयोजकता बहुत सारे बच्चों को निकालने नहीं आती है, तो संयोजकता में जो है समझाऊंगा, तो वो भी आप जो है देख लेना संयोजकता। और जिसको इंग्लिश में जो है हम, ये गलती से आ गया, संयोजकता जिसको हम गलती से वैलेंसी कहते हैं, ये मैं समझाऊंगा। तो उसके लिए जो है आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखना, और उसके अगले वीडियो में जो है संयोजकता समझाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए आगे देखते हैं। समुद्री संवर्धन मेरीकल्चर की परिभाषा आपको बतानी है, डिफाइन मेरीकल्चर, ठीक है। तो ये आपके 12 चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आसान सा है। जो मछली पालन होता है समुद्र के अंदर, जो भी चीज़ें हम पालते हैं उसी को हम समुद्री पालन कह देते हैं, जैसे सीप, मछलियाँ और सारी चीज़ें आएंगी जो भी पाली जाती है। फिर है 2 खरीफ फसलों के नाम बताने, ये तो 8 से जो है आपको आता ही है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा परास क्या होती है, ये आपको अच्छी तरह आता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाला है क्वेश्चन। शक्ति की परिभाषा लिखने, कार्य करने की दर को जो है हम शक्ति करने की क्षमता होती है, तो वो आपको बताना है। गति का प्रथम नियम जो है आपको यहाँ पे बताना है, जड़त्व का नियम समझाना है क्या होता है। और मैं फिर कहूँगा, अगर वीडियो अब तक भी आपको जो है अच्छी लग रही है तो आप जो है इसको लाइक कर देना, कहीं ऐसा नहीं हो 2 बार लाइक करने के चक्कर में जो लाइक किया है वो भी हट जाए। एक व्यक्ति द्वारा r त्रिज्या के वृत्त पर गमन करके एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालनी है, तो आपको पता ही है कि इसमें जो है तय की गई दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? 2πr होती है। सर्कल का जो है पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2πr होता है। तो यही आपको यहाँ पे बताना है। अगर ये मान देता तो ये जो है r का मान अगर देता तो हम इसको सोल्व कर लेते, यहाँ पे मान नहीं दे रखा, आप तो इतना करके आ जाना। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये 273 आप जो है इसमें से केल्विन है, तो सेल्सियस से बदलने के लिए इसका सेल्सियस में जो मान आएगा वो आपका कम आएगा, तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देना। उसके बाद ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वही अभी मैंने बताया था आपको। ठोस का सीधा ही जो है
गैस से बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है आपका सब्लिमेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसेज स्टेट डायरेक्टली विदाउट चेंज इन लिक्विड। ठीक है, तो ये आप बता देंगे। फिर उसके बाद है आपका सूत्र लिखना है। किसका सूत्र लिखना है? सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। तो कैसे लिखते हैं? Na और O के ऊपर माइनस का 2 होता है, तो ये जो है आप इसके इधर दे देंगे तो इसका फॉर्मूला आपका ये Na2O बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसको सोल्व कर लेते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी लिखना है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो इसी के मैं सीरीज चला रहा हूँ। जो आपके 10th में जो पहला चैप्टर आएगा रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, तो उसको समझने के लिए ये चीज़ें जरूरी है। इसलिए मैं इस चैनल पर जो है इस टाइप की वीडियो लेके आऊँगा जो आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए बेसिक का काम करेंगे। इसलिए इसको जो है जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बायोलॉजी के लिए भी मैं जो है पहले कोशिका को समझाने के लिए, फिर टिश्यू को समझाने के लिए और इस टाइप की बहुत सारी वीडियो डालूंगा, और वो भी एनिमेशन स्टाइल में। तो आपके जो जानकार है, आपके जो दोस्त हैं, उनको भी आप इसको शेयर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैनाल किरणें क्या होती है? या आपके धनात्मक जो कण होते हैं प्रोटॉन, उनकी खोज के टाइम पे जो है बताई गई है। तो रंध्र क्या होते हैं? गैसों के क्या कार्य होता है? तो कार्य आपको बताना, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो फंक्शन आप इसका बता देंगे। अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है जरूर आपके आएंगे। फिर है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। आसान सा है ये क्वेश्चन, बल्कि ये जो है यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर भी जो है आपसे पूछ सकता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर पूछ सकता है। यहाँ से इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। फिर एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो भार पूछ रहा है, तो भार तो जो है mg, F वाले फॉर्मूले से निकलता है, F = mg। तो यहाँ पर आपको जो है m का मान दे रखा है 10 और g का मान होता है 10, तो इसको 100 गुणा करने पे आपका जो है 100 आपका आंसर हो जाएगा। फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम समझाना है। ऊर्जा जो है जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो वो सेम मतलब रूप में बदलती है, खत्म और उत्पन्न नहीं होती है। तो आप यहाँ बता देंगे 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील होती है, तो गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का आप फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 mv स्क्वायर जो है यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे, उसमें वैल्यू रख के इसका कर देंगे। उसके बाद है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो हम केच वगैरह होते हैं उसके द्वारा जो खाद बनाते हैं उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। फिर पशुपालन के लाभ क्या क्या होते हैं आप बताए देंगे। खाद उर्वरक में अंतर क्या होता है। 12th चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 12th चैप्टर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। खरपतवार ये भी 12th चैप्टर का है। फिर आवर्ती और आयाम ये हमारे जो ध्वनि वाले चैप्टर का है, इनकी परिभाषा आपको याद कर लेना। प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या होता है, ये आप याद कर ही लेंगे। फिर उसके बाद देखो 24 क्वेश्चन, दाब को परिभाषित करना। आपको यहाँ पर दाब को परिभाषित करना, उसका मात्रक भी लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उत्प्लावकता मैंने समझाई थी थोड़ी देर पहले क्या होती है। 1 kWh का क्या तात्पर्य होता है, तो यहाँ पर जो है 1 kWh जो है वो जूल में इसका वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो है इसको 1000 करेंगे, फिर वाट को वाट छोड़ेंगे। आर्स के अंदर जो है 36 होता है, तो ये मैंने पूरा जो है सोल्व करवा रखा है, तो ये आप जो है करके आ जाना। फिर 1 जूल कार्य को परिभाषित करना है, तो आप जो है 1 जूल कार्य को परिभाषित कर ही देंगे। किसी ध्वनि तरंग के लिए आपको जो है तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल, आयाम, तो ध्वनि वाले चैप्टर में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको याद करना है चरागाह क्या होते हैं, पाश्चर किसे कहते हैं, और ये मधु उत्पादन होते हैं, उत्पादन से कैसे संबंधित होते हैं, तो ये आपको बताना है। और अगर आपको इस 12 चैप्टर के नोट्स नहीं है तो अगर आप कमेंट कर देना, मैं नोट्स भी जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अगर किसी से मिस हो गए तो मैंने 12 चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं, तो उनको अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर डाल दूंगा। और ये पेपर तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, जिसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमेंट में मत ढूंढना, कमेंट में नहीं मिल पाएगी क्योंकि वहाँ से लिंक चलती नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और अगर इसमें नहीं मिले तो पुरानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। फिर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य होता है, तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है, तो उसके वेग को 30 km/h से 60 km/h बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका कार्य ऊर्जा बराबर होती है, तो वो आप जो है देख लेना। आगे देखो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य, उसका और का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन लिखनी है और उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें जो है आपको फॉर्मूला वो लगाना था, तो इसमें उसी का जो दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो लगा देना, आंसर हो जाएगा आपका। फिर प्रतिध्वनि और अनुरणन को आपको परिभाषित करना है, इको और रिवर्बरेशन। ठीक है, तो उसको आप परिभाषित करना है। कर्ण का नामांकित चित्र बनाना है।
तो जहाँ तक मेरे को पता है शायद आपके कोर्स में जो है कर्ण का नामांकित चित्र नहीं होगा, तो इसकी जगह आपके स्कूल में क्वेश्चन चेंज करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बाकी अथवा में जो क्वेश्चन है इसके वो आपको आते ही है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग व अनुदैर्ध्य तरंग को परिभाषित करना है, तो दोनों प्रकार की तरंग को परिभाषित कर देना। और किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज तथा उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर हो तो यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी। तो ये जो है आपके न्यूमेरिकल आएंगे, तो इनको आप अच्छी तरह सोल्व करके आना। ठीक है, यहीं तक आपका पेपर होगा, लगभग इतने क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स वगैरह जो है आपके इसमें दे ही रखे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। और मैंने जैसा कि आपको बताया, मैंने एटम वाला एक वीडियो डाला है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना, इस वीडियो से पहले ही देख लेना, ताकि आपकी पढ़ाई में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और इस चैनल से जुड़े रहना, तो इसी तरह के एनिमेटेड वीडियो में जो है लाता रहूँगा। और एनिमेशन में समझने में आपको जो है अच्छी जो है हेल्प होगी, साइंस को एनिमेशन समझेंगे सारे टॉपिक, और 10th में भी जो है सारा एनिमेशन चलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर देना, ताकि वो भी इसके जो है लाभ उठा सके। ठीक है, तो एक बार मैं जो है वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।